हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 2014 फेब मंथ का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11। तो सिंपली हमें तीनों को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.121, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In 1999 the population was, एक कंट्री की पॉपुलेशन 30.3 मिलियन थी और आपको इसे कन्वर्ट करना है, इसे लिखना है, तो आप इनमें से किस फॉर्म में लिखेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि 1 मिलियन में हमारे पास कितने लाख होते हैं, 10 लाख। तो 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ आते हैं, ठीक है। तो हमें किस में लगाना है, 30.3 मिलियन को कन्वर्ट करना है। तो 30.3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ज़ीरोज़, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 303 1 2 3 4 5, यानी 5 ज़ीरोज़, और 5 ज़ीरोज़ हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें a क्यूब दे रखा है 1 + 7, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, तो हम a क्यूब से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a क्यूब आपका 8 आ गया और a की वैल्यू आ गई आपकी 2। आपको फिर एक रिलेशन दे रखा है 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 + 7 + b। 3 का क्यूब आपका होता है 27, तो आपकी b की वैल्यू आ गई 27 - 8 यानी 19। फिर आपको एक c के साथ रिलेशन दे रखा है, वो आपका क्या है, 4 क्यूब इज इक्वल टू 1 + 7 + c। तो आपका c कितना आ जाएगा 64 - 8, यानी कि आपका आंसर होगा 56। तो आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई, बट हमें एक्चुअल में फाइंड करना था तीनों का सम, a + b + c। तो 56 + 2 आपका कितना हुआ 58, और 58 + 19 आपको कितना मिलेगा 77, यानी ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी कॉल अ नंबर अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज़ द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब एक नंबर परफेक्ट नंबर तब होता है जब हम उस नंबर को उसके डिवाइजर्स के सम की फॉर्म में लिख पाए। जिस तरह 28 को हम उसके डिवाइजर्स के सम की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, पर उन डिवाइजर्स में वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगले पेपर में हो सकता है ये आपको डेफिनेशन ना दे और परफेक्ट नंबर का ही क्वेश्चन पूछे, तो ये डेफिनेशन आपको याद भी होनी चाहिए। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा परफेक्ट नंबर है। तो पहले हम 12 के पॉजिटिव डिवाइजर्स देखते हैं, 1 2 3 4 और 6। अब हम देखते हैं इन सबको प्लस करके हमें 12 मिल रहा है या नहीं। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 6 16, बट हमें चाहिए था 12, तो 12 हमारा गलत हो गया। 10 देखते हैं, 10 के डिवाइजर्स है 1 2 और 5, जिन्हें ऐड करके मिलता है 8, बट चाहिए था 10, तो 10 भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 को देखते हैं, 1 + 3 4 होता है, बट हमें चाहिए था 9। अब हम 6 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 2 और 3 इसके फैक्टर हैं, और तीनों को प्लस करते हमें आंसर मिल जाता है 6। तो हमारा 6 ही परफेक्ट नंबर है इन चारों में से। क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following number is a perfect square? पहले हम ये देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होता। सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखिए, यानी कि लास्ट डिजिट को। अगर 2 3 या 7 आ जाए, 2 3 7 या 8, तो हमारा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर पता है ना क्या, जैसे कि 4 है, आप उसे किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसी इंटीजर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो अगर
किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो तो कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ रहा हो। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका यही है जिसमें 3 आ रहा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। तो एक और चीज़, अगर आपकी यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट 5 है तो उससे पहली वाली डिजिट हमेशा 2 होनी चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो देखो यहाँ पे आपकी लास्ट डिजिट 5 है पर 10th डिजिट 1 है जो कि 2 होनी चाहिए थी, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद अब आते हैं आगे। अगर आपकी लास्ट डिजिट 6 है तो आपकी जो 10th प्लेस डिजिट है वो हमेशा ऑड नंबर होनी चाहिए, और अगर 6 के अलावा कुछ और है यानी 1, 4 या 9 तो आपकी 10th प्लेस डिजिट इवन होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन। तो हमारी 10th डिजिट क्या होनी चाहिए थी, इवन। तो थर्ड ऑप्शन में हमारी 10th डिजिट 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब आप लास्ट ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे आपकी लास्ट डिजिट 1 है और 1 हो तो 10th डिजिट इवन होनी चाहिए, तो आपका 4 एक इवन नंबर है, तो यही नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 24। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स इज। पिछले पेपर में लार्जेस्ट सम पूछा था और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं। तो 24 पहले देखते हैं किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है। 1 को 24 से, 2 को 12 से, 3 को 8 से, 4 को 6 से। अब इन सभी डिजिट्स के सम देखते हैं क्योंकि इसने हमसे सम की बात करी। तो 1 + 24 मिलेगा आपको 25, 2 + 12 14, 3 + 8 11 और 4 + 6 10। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 × 502 - 3 × 500 + 16 अपॉन 3 × 500 + 2। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में इन दोनों में क्या कॉमन है, हम लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं यानी 3 की पावर 500। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 2 और नेक्स्ट टर्म में 1। तो ये आई आपके पास कॉमन लेने के बाद टर्म। तो 3 की पावर 2 आपको पता है क्या है, 9, और 9 - 1 आपको क्या मिलेगा, 8। 3 की पावर 2 आपके पास आ गया 9 एंड 9 - 1 इज 8। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 की पावर 500 × 8 + 16 अपॉन 3 × 500 + 2। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में से आपका क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 8। तो अंदर आपके पास बचेगा 3 × 500 + 2 अपॉन 3 × 500 + 2। तो ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल, आपके पास आंसर कितना आया, 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास एक नंबर है 800,880। तो पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ इस टाइप की एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। तो 8 × 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5, तो 10 की पावर 5 प्लस 0 0, तो इनको छोड़ देते हैं, फिर हम इस 8 पे आते हैं। तो ये होगा 8 × 10⁻², क्योंकि 800 बन रहा है ये, प्लस 8 × 10⁻1 जो हमारा ये लास्ट 8 है। यहाँ पर हमें 10 की पावर x, 10 की पावर y और 10⁻z दे रखा था। तो x की वैल्यू हो गई 5,
y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। हमें फाइंड क्या करना है, तीनों का सम, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। तो 5 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें इस टर्म का फैक्टर फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो कौन सी ऐसी टर्म है जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगी। इसको ओपन करके देखते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। x की पावर 4 आपके पास आया, 1 आपके पास आया, x स्क्वायर चाहिए था, यहाँ आ गया 2x स्क्वायर, यानी एक x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। इसीलिए हम अपनी टर्म में से क्या माइनस कर देंगे, x स्क्वायर। तो इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को। यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसका मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका मतलब ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से अपने ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वो आपका इस टर्म से मैच करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The scale of map is given as 1:10,000, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10,000 सेंटीमीटर्स के। क्लियर। 10,000 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करें तो 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 100 मीटर आ जाएगा। अब इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए इसे 1000 से करेंगे डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 0.1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर आ गए, 0.1। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, यानी 10 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर में 0.1 किलोमीटर है तो 10 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होगा, और 100 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 10। एरिया फाइंड करना था तो लेंथ इंटू ब्रेथ, आपका आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5/8। एक फ्रैक्शन 5/8 के बराबर है। जब भी फ्रैक्शन रेशो दे रखे हो तो हम ओरिजिनल नंबर को 5x और 8x ले लेते हैं, यानी आपका न्यूमरेटर 5x हो गया, डिनोमिनेटर 8x। अब आपको दे रखा है कि दोनों ऐड करके हमें आंसर 91 मिलता है, यानी 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 91। तो आपके पास 13x किसके बराबर आ गया, 91। यहाँ से आपका x आ गया 7, यानी कॉमन रेशो जो है वो 7 मिल गया आपको। इसने पूछा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखो 5:8 था हमारा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो 7 आया। तो हमारा एक्चुअल डिफरेंस कितना होगा, 3 × 7 21, ऑप्शन नंबर डी। और आप चाहें तो पहले नंबर कैलकुलेट करके फिर भी माइनस कर सकते हैं। जैसे आपका है 5x, तो आपकी कॉमन रेशो 7 आई, तो नंबर हुआ 5 × 7 35, और दूसरा नंबर 8 × 7 56। दोनों को करेंगे माइनस तो हमारा आंसर कितना आएगा, 21। डिफरेंस पूछा था क्योंकि इसने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर n इज डबल्ड
एक नंबर n था उसे हमने डबल कर दिया यानी वो 2n बन गया। एंड देन y इज एडेड टू इट, फिर हमने उसमें क्या प्लस करा y। द रिजल्ट इज देन डिवाइडेड बाय 2, फिर हमने इसको 2 से क्या कर दिया डिवाइड। एंड देन द ओरिजिनल नंबर n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ओरिजिनल नंबर n इज सब्ट्रैक्टेड तो माइनस n। अब ले लेंगे इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम, तो हमारा क्या आएगा 2n प्लस y माइनस 2n अपॉन 2। तो 2n आपके हो गए कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया y अपॉन 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस। इसका यूलर फॉर्मूला तो आप रट लो, हर पेपर में एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसके फेसेस हैं 6, वर्टिसेस हैं 8, हमें एजेस फाइंड करनी है। ये एक रिलेशन होता है एक पॉलीहेड्रॉन के फेस, वर्टिसेस और एजेस में। तो यहाँ से हमारे पास एजेस कितनी आ जाएंगी 14 माइनस 2 यानी कि 12। तो इस पॉलीहेड्रॉन की कितनी एजेस होंगी 12, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1957 माइनस A9, तो आपको आंसर मिलता है 18B8। तो देखो 7 में से 9 माइनस हो नहीं सकते, लिया जाएगा बोरो, तो ये बन गया 17। उसके बाद यहाँ पे है आपका 8, तो इसने भी बोरो दिया होगा। इसका मतलब हम 14 में से क्या माइनस करें, 14 में से A माइनस करें तो हमें क्या मिलता है B। इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस B 14 होना चाहिए। और इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, सम ऑफ द डिजिट्स A एंड B, यानी ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों का सम यानी दोनों का जोड़ 14 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर ग्लूड टुगेदर। 1 सेंटीमीटर के क्यूब लिए हमने और 42 क्यूब्स को इकट्ठा जोड़ दिया, तो क्यूबॉइड बन गया एक। अब हमें उस क्यूबॉइड के बेस का, क्यूबॉइड का बेस कैसा होगा रेक्टेंगल शेप का, उसका हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो आपको 18 दे रखा है। तो आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहां से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का सम आ गया 9, यानी जो भी आपका क्यूबॉइड बनेगा फाइनल, उसका बेस की लेंथ और ब्रेथ दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है। अब हम एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं कितनी है। देखो अगर हमने 42 क्यूब लिए जो सारे 1 सेंटीमीटर के थे, तो वॉल्यूम तो उन्हें जोड़ने के बाद उतनी ही रहेगी। एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी हुई 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 42 क्यूब्स की कितनी होगी 42 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए तो हम हाइट आसानी से निकाल सकते हैं इस वॉल्यूम के फॉर्मूले को यूज करके। तो देखो दोनों का जोड़ 9 है, तो आपकी लेंथ और ब्रेथ कितनी कितनी हो सकती है। डेसिमल में तो होगी नहीं, क्योंकि एक क्यूब की एज 1 है, तो आपने एक क्यूब रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह आप लेंगे। तो आपकी एज लेंथ आपकी 7 और ब्रेथ 2 हो सकती है। 7 क्यूब हमने इस तरह रख लिए और 2 क्यूब हमने यहाँ पर, तो इसका जो बेस है उसका पेरीमीटर 18 ही निकल कर आएगा। तो लेंथ आपकी 7 हो गई, ब्रेथ आपकी 2, हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 42 अपॉन 14 यानी कि 3 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्राइंगल है PQR, उसमें हमें
तीनों साइड दे रखी है। पी क्यू हमें कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर 3 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, अगर मुझे दो साइड कंपेयर करनी है, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है और छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, एंगल आर बड़ा है क्यू से। तो देखो आर है आपका ये एंगल और क्यू है आपका ये। आर के अपोजिट साइड क्या है 4, क्यू के अपोजिट साइड है 6। अब क्योंकि 4 जो है वो 6 से छोटी है, तो 4 के सामने वाला एंगल यानी एंगल आर वो 6 के सामने वाला एंगल यानी एंगल क्यू से छोटा होना चाहिए था, बट ये कह रहा है बड़ा है, तो ये बात गलत हो गई। ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। अगली स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि क्यू बड़ा है आर से, तो इसने यही सेम बात बोली, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे वैसे वो क्यू आर को बराबर कह रहा है, तो क्यू और आर तभी बराबर होते जब आपकी पी क्यू और पी आर बराबर होते। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी समझ आ गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइंगल ए बी सी, एक हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है एल एम एन। जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम सबसे पहले बना लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ए बी आपको एल एम के इक्वल गिवन है, ए बी इज इक्वल टू एल एम एंड ए सी इज इक्वल टू एल एन। ए सी आपको किसके इक्वल गिवन है एल एन, और एंगल बी गिवन है एंगल एम के इक्वल। बी आपका किसके इक्वल है एम के। तो अगर इनको कॉन्ग्रुएंट करना है तो सिंपल एस प्रॉपर्टी से तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपके दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए था, बट ये एंगल आपको बीच का नहीं गिवन। तो पहला ऑप्शन ट्राइंगल कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो देखो अगर हम इसे इसी तरह से ऑब्जर्व करें तो हाँ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, पर फिर भी हम आगे के ऑप्शन को देखते हैं। ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, ज़रूरी तो नहीं है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंगल बी इज राइट एंगल। इसने कहा कि अगर एंगल बी राइट एंगल हो जाए तो देखो कुछ इस टाइप की फिगर बन जाएगी। अगर बी राइट एंगल हो गया तो एम तो ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा क्योंकि बी और एम बराबर हैं। तो ये ए बी सी एल एम एन, तो आपके ये हो गए 90-90 के, ये आपको बराबर दे रखे हैं और आपकी हाइपोटेन्यूज भी बराबर है। इसका मतलब ये आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर ये 90 हो गया तो इसने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आपका एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अदरवाइज ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो अगर इसमें ये ऑप्शन ना होता तो हम इसमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे ये आंसर भी दे सकते थे, बट 90 डिग्री आने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए हमने इसका आंसर क्या देंगे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 720 मीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। वो हमें कितना गिवन है 720। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 20 मीटर, मतलब आपको हाइट कितनी गिवन है 20, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 35। एक साइड आपको 35 दे रखी है, दूसरी आपको नहीं पता तो वो आपको निकालनी है, तो आप सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 20 आपका मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 आपका डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 35 प्लस एक्स हमारे पास इसके बराबर आ गया
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 72 माइनस 35। 72 में से 35 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 37 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल, हमारा 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 10 कैंडल इज इक्वल टू SP ऑफ 8 कैंडल, तो हमें इसका लॉस या गेन परसेंट निकालना है। तो लॉस या गेन के लिए हमें बराबर क्वांटिटी का SP और CP पता होना चाहिए बस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कैंडल का जो CP है वो 1 रुपये है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मुझे SP निकालना है 8 कैंडल्स का, तो वो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 10 कैंडल के CP के बराबर है। एक कैंडल 1 रुपये की है तो 10 कैंडल 10 रुपये की होंगी, यानी हमारे पास SP आ गया 8 कैंडल का 10 रुपये। अगर हमें 8 कैंडल का CP भी पता चल जाए कि 8 कैंडल खरीदी कितने में गई थी, तो हम बता सकते हैं इसे प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस। राइट। अब देखो, इसने एक कैंडल खरीदी थी 1 रुपये की, तो 8 कैंडल कितने की होंगी, 8 रुपये की। 8 रुपये की इसने खरीदी और 10 में बेच दी, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपीज़ का। हमें निकालना था परसेंटेज, तो 2/8 इंटू 100, क्योंकि ये फ़ायदा हमारा किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। तो उसे टोटल 25% का फ़ायदा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन ऑफ मीडियन एंड मोड। तो पहले आपको मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, और फिर उन दोनों का मीन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले अपने डाटा को कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो सबसे छोटा है हमारा 6, जो कि सिर्फ एक बार आ रहा है, फिर 7 जो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर आपका 8 जो कि आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, फिर 9 और फिर 10। तो अगर मैं काउंट करूं तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बीच में आपके 2 वैल्यूज आएंगी, 8 और 8। तो आपका मीडियन क्या होगा, 8 + 8/2, यानी 8 आपका हो गया मीडियन। और मोड आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, और सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर भी 8 है, तो मोड भी क्या हो गया आपका 8। हमें इन दोनों वैल्यू का क्या निकालना है, मीन। तो 8 + 8/2, जो कि आंसर आपको वापस क्या मिलेगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट हुआ। मैथ के हमने सभी क्वेश्चन देख लिए, और ईयर के पेपर के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू।